स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 21वीं सदी में वो एक ऐसी कमोडिटी जिसके बिना जीवन को इमेजिन करना भी मुश्किल है, वो है एनर्जी, या फिर हम उसको ऊर्जा भी कहते हैं। अब ऊर्जा की जनरेशन के लिए कुछ पदार्थों की इस्तेमाल होती है। कन्वेंशनली हम कोल यूज करते थे, जिससे कि हम उसको बर्न करते थे, टरबाइंस उससे घूमते थे, स्टीम प्रोड्यूस होता था और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा कि हमारे इन कोल पावर प्लांट्स ने क्लाइमेट का काफी बुरा हाल कर दिया। बहुत सारा CO2 एमिशन होता गया, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती गई और ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। तो नो डाउट हमें ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में हमारी ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। बहुत बड़े लेवल पर हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी क्लीन होनी चाहिए। अब इस क्लीन एनर्जी के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की हमें जरूरत है और वहां पे इंडिया के पास आया है एक बहुत सुनहरा मौका। इन एसेंशियल एलिमेंट्स को क्रिटिकल मटेरियल्स कहा जाता है और कुछ महीने पहले हमने यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लीड किया जा रहा एक क्रिटिकल मटेरियल्स क्लब या एनर्जी ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसकी मदद से बेसिकली क्या हो रहा है कि इन मटेरियल्स के सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और पूरी दुनिया में इनके फ्लो को इंश्योर किया जाएगा कि जिस भी कंट्री को इसकी जरूरत है उसको ये मिलता रहे। तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका तब वहां पे मिला था, जिससे कि इस पदार्थ को इंडिया में इंपोर्ट किया जा सकता है, इंडिया की सप्लाईज को इंश्योर किया जा सकता है और इंडिया एनर्जी को बिना किसी रुकावट के अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसी में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये बड़ी डेवलपमेंट क्या है कि यूएस के बाद अब यूरोपियन यूनियन के भी मटेरियल्स क्लब ने हमें न्योता दिया है कि आप भी हमारे इस अलायंस को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम क्लीन एनर्जी बनाने वाले जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसकी सप्लाई चेन्स को स्ट्रांग बना सके। राइट, अब इसको कहा जाता है क्रिटिकल मटेरियल्स क्लब। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर ये क्रिटिकल मटेरियल्स होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, क्रिटिकल मटेरियल वो ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी टेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है, जिसको लेकर सप्लाई रिस्क काफी रहता है कि टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत एसेंशियल है। उस एलिमेंट के बिना वो टेक्नोलॉजी बन नहीं सकती, लेकिन उस एलिमेंट की सप्लाई में बहुत खतरा होता है और उसको सब्स्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे एलिमेंट्स को क्रिटिकल मटेरियल्स कहा जाता है। और क्योंकि यहां पर एनर्जी की बात हो रही है, तो ये बात किसकी की जा रही है कि जो मटेरियल ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं उसको यहां पर क्रिटिकल मटेरियल कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या है कि मान लीजिए पेन बनाने के लिए लेट्स से पूरी दुनिया में पेन चल रहे हैं और उस पेन बनाने के लिए निब में एक मेटल यूज होता है और वही मेटल सिर्फ उस पेन में यूज हो पाएगा। राइट, तो वो निब का जो मेटल है वो क्रिटिकल मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दी है। राइट, अब इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि सप्लाई चेन्स को स्ट्रांग किया जाए। तो इंडिया इसमें और ज्यादा बड़े तरीके से क्या कर सकता है, क्रिटिकल मटेरियल्स को एक्वायर कर सकता है और उन मटेरियल्स को यूज कर सकता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है। इंडस्ट्रीज अगर उत्पादन करेंगी उससे ना केवल प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट, मार्केट में सप्लाई होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स, जॉब्स भी क्रिएट होंगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आफ्टर ऑल हमने बनना है। राइट, तो किस प्रकार से इंडिया को इसका फायदा हो सकता है, किस प्रकार से ऑलरेडी इंडिया कुछ अपनी एक्टिविटी से फायदा ले रहा है और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राइट, तो चलिए देखते हैं। देखो यार, हमें क्रिटिकल मटेरियल्स की जरूरत सबसे पहले इसलिए है क्योंकि अगर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे ना, हम बहुत सारे मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। हम हमारे क्या कहते हैं इसको, इंपोर्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, निर्यात होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट्स को बताइएगा हिंदी में क्या कहते हैं। तो हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसमें से बहुत सारा इंपोर्ट कहां से आता है, हमारे बड़े ही प्यारे मुल्क से, हमारे बड़े प्यारे से पड़ोसी मुल्क से, जिसका नाम है चाइना, चीन। ठीक है, इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है, लेकिन इसके कारनामे बड़े ही खतरनाक है। ठीक है, तो चाइना से हमें हमारा ज्यादातर क्रिटिकल मटेरियल का इंपोर्ट मिलता है। राइट, तो चाइना के ऊपर ऑब्वियसली चाइना का जो बिहेवियर है वो इतना इरेटिक है और किसी का अगर बिहेवियर बहुत ज्यादा इरेटिक हो जाए ना तो उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम चाइना की है। ठीक है, चाइना को लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। इस ट्रस्ट डेफिसिट के चलते हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करें, ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है, 80s 90s में सभी ने कहा लेट्स मेक इन चाइना। राइट, उस मेक इन चाइना का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि चाइना हर चीज में अड़ंगी डालना शुरू हो जाता है। राइट, तो इंडिया के पास एक मौका है कि चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकें, ग्लोबल लीडर बन सके, ग्लोबल हब बन सके, निर्माताकारों का या मैन्युफैक्चरिंग हब का
राइट, और जॉब्स भी क्रिएट कर सकें। दूसरा रीजन ये है कि पूरी दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहती है। हम अब कोल बेस्ड पावर प्लांट से आगे बढ़कर ऐसी एनर्जी प्रोसेसेस की तरफ जा रहे हैं जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कम हो, राइट। तभी हम क्या कर रहे हैं, हमने किस तरफ डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं, ये देखो क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आपको एक रील भी मिल जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं हम। इवन गाड़ियां भी जो हैं वो नहीं चाहते कि फॉसिल फ्यूल्स पर अब चलें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किसकी जरूरत पड़ती है, बैटरीज की। बैटरीज के अंदर केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो सकती है। और ईवी में क्या होगा कि जो भी मैकेनिज्म है गाड़ी का, उससे केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और अब गाड़ी आपकी चलती रहेगी, राइट। तो यहां पर हम एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो इस वजह से इन क्रिटिकल मटेरियल्स की जरूरत हमें पड़ेगी। एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंस घटा दी, ऊपर से एनर्जी ट्रांजिशन में भी हमें फायदा मिला। इसके बाद हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर भी, हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ऐसी अलायंस की मदद से हम थोड़ा सा और सर्वे कर सकते हैं, या हमें थोड़ी सर्वे में बाकी कंट्रीज की कुछ हेल्प मिल सकती है, जिससे कि हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें और वहां पर इंपॉर्टेंट माइंस को ढूंढकर उनका उत्पादन शुरू कर दें वहां से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का। और उसकी मार्केट ना केवल भारत के अंदर होगी, बल्कि उसको फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जहां हम आज की डेट में इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, हम फिर एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकते हैं ऑफ दीज क्रिटिकल मटीरियल्स। इसी के साथ साथ जब ये मटीरियल में इजाफा होगा तो उससे हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगी वो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। क्योंकि आज भी इंडिया में नो डाउट इलेक्ट्रिफिकेशन काफी ज्यादा एक्सपैंड हुई है, लेकिन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए वी नीड एट अ मोर हायर लेवल, ठीक है। एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा हायर लेवल पे चाहिए, और इंडस्ट्रीज हमें बनानी है। तो इन सारी चीजों से मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी बूस्ट होगी। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी तो क्या होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो फिर एक मार्केट में पैसा फ्लो करता है और जीडीपी ग्रोथ होती है। अब इंडिया इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है, ये मैंने बताया कि इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है, क्रिटिकल मटेरियल्स की जरूरत क्यों है, इस क्लब की जरूरत क्यों है। अब इंडिया इसके लिए कर क्या रहा है, इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर क्या रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी से एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि इंफॉर्मेशन देखो शेयर करना दोस्तों मेरी ड्यूटी है, और वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लेना आपका राइट है। क्योंकि बिना सही इंफॉर्मेशन के लिया गया डिसीजन बहुत ही घातक डिसीजन होता है, ठीक है। मेनी टाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डू, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि स्टडी आईक्यू ने 2024 के यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को स्टार्ट किया है। ये ऑल इंक्लूसिव कोर्स है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रीलिम से लेकर मेंस तक सारी स्टेजेस इसमें कवर की जाती हैं। आपकी शुरुआत फाउंडेशन कोर्स से होती है, जहां पर लाइव क्लासेस, मेंटरशिप और वीकली टेस्ट की मदद से आप अपना बेस तैयार करते हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने टॉप कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट। इसमें आपको फिजिकल बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाती हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस होने से फिर जनवरी में एक सही टाइम आ जाता है जहां पर आप इस स्ट्रॉन्ग बेस को प्रीलिम्स के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स एक आयरन गेट है, उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, अलग से पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स आपको करवाया जाएगा, जिससे कि पिछले 7-8 महीनों में या जितना ज्ञान आपने एकत्रित किया है प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में अब उसको कंसोलिडेट किया जाएगा, राइट। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कोई फायदा नहीं। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कौन सी कोचिंग लगाई, कौन सी बुक पढ़ी, वहां पे आपको आपके आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी पर जज किया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ इसमें वीडियो सोल्यूशंस हैं। अगर प्री क्लियर हो जाता है तो उसमें आपको दिल्ली एनसीआर में रहने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना पीना, रहना सब स्टडी आईक्यू बेयर करेगा, लेकिन प्रोवाइडेड प्री क्लियर होना चाहिए। अगर किसी रीजन से प्री क्लियर नहीं होता या फिर आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो उसमें आपकी क्लासेस ऑनलाइन मीडियम से होंगी, जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आ सकते हैं उसकी होलिस्टिक कवरेज करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस के साथ, राइट। इसमें ऐसा टॉपिक कवर किया जाएगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हैंडल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ताकि यहां पर जो चीजें सीखी हैं उसको अप्लाई करना भी आ जाए। 3-to-1 अप्रोच हम बेसिकली फॉलो करेंगे। 3 दिन आप इन इश्यूज के बारे में समझेंगे, 2 दिन आपके टेस्ट होंगे, और 1 दिन करंट अफेयर्स को कैसे आंसर्स में इंटीग्रेट करना है उसकी चर्चा होगी। और इंटरव्यू के समय पर डैफ एनालिसिस और मॉक इंटरव्यूज भी होंगी। ये पूरा का पूरा कोर्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कॉस्ट 45,000 है, बट बाय यूजिंग द कोड CS Live यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज, और इसे आप 30,000 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट,
इसकी फर्दर डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और इंस्टाग्राम पर यहां पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं, दिस इज माई हैंडल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब लेट अस सी कि ऑनगोइंग डेवलपमेंट हो क्या रही है। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को इनवाइट किया है, तो इंडिया अब अटेंड करेगा यूरोपियन यूनियन के इस मटेरियल्स क्लब की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो कि अक्टूबर 2023 में होने जा रही है। राइट, कहां होगी ये? लंदन में होने जा रही है और पहली बार इंडिया इसकी मीटिंग को अटेंड करने वाला है। सूत्रों के हवाले से हमें पता लग रहा है कि यहां पर 20 प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा और उनके बारे में क्या प्लानिंग है और कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है उस पर चर्चा हो रही है। इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अंडरस्टैंड कि क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस में और मटेरियल्स की माइनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं और इंडिया उसमें अपनी कैसी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है और कैसे उससे मैक्सिमम फायदा ले सकता है। तो दिस मीटिंग इज बीइंग लुक्ड फॉरवर्ड बाय मेनी ऑफ आवर ऑफिशियल्स, जिससे कि हम डोमेस्टिकली अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं माइनिंग के सेक्टर में और क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, ये तो भी ये डेवलपमेंट अभी होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया, तो वो एक्ट बन गया 2023, ठीक है। तो इससे क्या है कि अब हम क्रिटिकल माइनिंग को किक स्टार्ट कर सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स भारत में भी मौजूद हैं, उसके रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो इस बिल की मदद से उन रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करना, उन रिजर्व्स की माइनिंग करके उनको यूज करना, अब उसके लिए रेगुलेशंस बन गई हैं, उसके लिए पूरे प्रावधान बन गए हैं। तो अब उनकी ऑक्शन करना भी आसान होगा और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है बेसिकली प्रोसेस। नहीं तो अदरवाइज माइनिंग करने के लिए और ऑक्शन से लेके और उस माइन से जब मिनरल बाहर निकला उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में काफी ज्यादा लीगल हर्डल्स आ जाते थे। तो इस बिल की मदद से पूरे के पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी माइंस को एक्सप्लॉइट करके उसमें से निकलने वाले रिसोर्स को हम इंडस्ट्री में यूज कर सकें और मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें। राइट, तो इसमें हमने डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कि जहां पर हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, ठीक है, बिल पैसेज हो गया, ठीक है, बिल का प्रावधान जो ये था वो पास हो चुका है पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट फेज में 3 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है जिसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं। ये 3 मिनरल्स हैं, लिथियम, ग्रेफाइट और पोटैश, और तीनों का इस्तेमाल क्लीन या ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मिनरल है क्योंकि ये कई तरह के प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। आप अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए, अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी है तो उसमें भी लिथियम की बैटरी यूज होती है, मोबाइल फोन्स में लिथियम की बैटरी यूज होती है, आप अगर टैब से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं उसमें भी लिथियम की बैटरी यूज होती है। इसी के साथ साथ कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में मौजूद हैं, चाहे वो टाटा की नेक्सॉन हो, ठीक है, या दूसरी कोई गाड़ी हो, उसमें भी लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि भारत इस वक्त लिथियम के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और इन इंपोर्ट्स में चाइना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। राइट, अगर मैं बात करूं 2020-21 के साल की, 2020 से 2021 के साल में हमने लगभग 6000 करोड़ के लिथियम को इंपोर्ट किया, इतनी वैल्यू के लिथियम को इंपोर्ट किया। इस 6000 करोड़ में से आप जानते हैं चाइना की कितनी कंट्रीब्यूशन थी? लगभग 3500 करोड़ रुपीस। तो आप कह सकते हैं कि चाइना अप्रोक्सीमेटली 53% जो लिथियम की हमारी रिक्वायरमेंट्स है डोमेस्टिकली, हम 53% इस रिक्वायरमेंट के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं एंड अदरवाइज भी हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो जस्ट इमेजिन, आज की डेट में बैटरीज में जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है उसमें हम सारा कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए तो क्लीन एनर्जी सेक्टर में और आने वाले युग के हिसाब से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करना, मैनूवर करना भारत के लिए दुविधाजनक हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से हम लिथियम को इंप्रूव कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। अपनी वाइड रेंजिंग यूटिलिटी की वजह से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम इज आल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली फरवरी में इसी साल 5.9 मिलियन टन की लिथियम रिसोर्सेज को ढूंढा है। कहां पर? सलाई हिमाना रीजन में, ये जम्मू कश्मीर के रिसाई डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। चिली में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स हैं 9.2 मिलियन टन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 5.7 मिलियन टन आते हैं। राइट, अब भारत में 5.9 मिलियन टन की आइडेंटिफिकेशन हुई है, ये कंफर्म हो जाए, इसको एक्सप्लॉइट करना हमने शुरू कर दिया तो एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हमारे पास आ जाएंगे। राइट, इसके बाद अर्जेंटीना, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और देखो चाइना में इतना नहीं है कि बहुत बड़ी माइन हो, उसके बावजूद हम काफी ज्यादा इंपोर्ट्स उससे कर रहे हैं।
तो अगर हमने इस माइन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, लिथियम की शॉर्टेज प्रॉब्लम है जिससे इंपोर्ट करना पड़ता है, वो चली जाएगी। तो इसकी मदद से हो यह सकता है कि डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और सूत्रों के हवाले से, एनालिटिक्स के हिसाब से अगर हम चलें तो 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स में 30% का इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। 30% इंक्रीज, दिस इज अ बिग इंक्रीज। और इससे आप सभी जानते हैं किसको बढ़ावा मिलेगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर को। ऑटोमोबाइल सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारी इकोनॉमी के लिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, जॉब इंटेंसिव सेक्टर है ये। तो यहां पर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया को दिख रही है। अलॉन्ग विद दिस, मेडिकल सेक्टर में भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैटरीज का इस्तेमाल होता है, लिथियम का वहां पर भी यूटिलिटी है। मेडिकल सेक्टर में ऑलरेडी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो हमारे फार्मास्यूटिकल्स हों या फिर हमारे डॉक्टर्स हों जो बाहर जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं। तो लिथियम के अच्छे रिसोर्सेज होने से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा इंप्रूव हो सकता है, जिससे इंडिया ग्लोबल मेडिकल हब भी बन सकता है। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म भी आपने देखा है हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है। अगला रिसोर्स है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट भी बहुत ज्यादा क्रूशल है हमारी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। इसकी कई तरह की यूटिलिटी है, कई तरह की एप्लीकेशंस है, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स बनाने में इसका काम होता है। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं आपको उसमें भी पता लगेगा कि इलेक्ट्रोड्स में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अलॉन्ग विद दिस कुछ मोटर ब्रश होते हैं। ठीक है, अगर आपने 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो मोटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मोटर का मैकेनिज्म आपको पता होगा। तो उसमें जो ब्रशेस होते हैं जिससे कि कंडक्शन होती है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट या डीसी या एसी मोटर दोनों में वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से वो घूमता है। ठीक है, वो फोर्स, ये इस तरह वाला डायग्राम आपको याद होगा। ठीक है, तो उसमें मोटर ब्रशेस जो होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। फ्यूल सेल्स में इनका इस्तेमाल होते हैं, तो फ्यूल सेल भी यूज किए जा रहे हैं एनर्जी की स्टोरेज और बाद में यूटिलिटी के लिए। लुब्रिकेंट, हाई टेम्परेचर पे देखो लुब्रिकेंट लिक्विड यूज करना, कई बार ऐसा होता है कि वो सस्टेन, उसका मॉलिक्यूलर इंटेग्रिटी नहीं रहती। हाई टेम्परेचर पे कुछ फ्लूइडिक लुब्रिकेंट्स की मॉलिक्यूलर इंटेग्रिटी खराब हो जाती है, उस केस में ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स जो कि कई तरह की मशीन्स में यूज होता है, वहां पर भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड विंड एंड वाटर टर्बाइंस में भी ग्रेफाइट यूज किया जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज की बात करें तो ग्रेफाइट की अच्छी खासी यूटिलिटी है, ग्रेफाइट की अच्छी खासी यूटिलिटी है। राइट, तो इसी वजह से ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज होता है और इंडिया चाहता है कि हम डोमेस्टिकली हमारे रिजर्व्स कहां पर हैं, हम उसको एक्सप्लोर करके एक्सप्लॉइट करना शुरू करें। तो अरुणाचल में हमारे पास सबसे ज्यादा ग्रेफाइट के रिजर्व्स अभी रिसेंटली हमें मिले हैं और इनको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो इसकी ऑक्शन को अब हमने अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, जिससे माना जा रहा है कि हम अपनी क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को और ज्यादा बूस्ट दे सकते हैं। सो लिथियम के बाद ग्रेफाइट में भी इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। इसके बाद बारी आती है पोटैश की। आप सभी ने पोटैश को सुना तो होगा इसका नाम, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में काफी ज्यादा यूज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया बहुत ज्यादा पोटैश इंपोर्ट करता है। लगभग सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया पोटैश का इन द वर्ल्ड। टेल मी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पोटैश का? हिंट है, उस कंट्री का नाम सी से शुरू होता है, चाइना नहीं है वो। ठीक है, एक्चुअली इट्स कनाडा। ठीक है, कनाडा सबसे ज्यादा पोटैश प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, अब देखो इंडिया की पोटैश को लेकर डिपेंडेंस कौन से कंट्रीज पर है? किन कंट्रीज पे है? साउथ कोरिया। ठीक है, कनाडा तो चलो यूएस का भाई है, इसको कोई टेंशन नहीं। एंड देन बेलारूस। ये दोनों कंट्रीज पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से हम खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि ये कंट्रीज एक वोलेटाइल नेबरहुड में रहते हैं। साउथ कोरिया का भी पटाखा कभी भी पड़ सकता है। ठीक है, एंड यू नो कि इवन बेलारूस भी आज के समय में एक डिस्टर्ब्ड एरिया में, यूरोप में भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो वी हैव आइडेंटिफाइड रिजर्व्स इन राजस्थान और यहां पे हम इसको ऑक्शन करवा के, माइंस की ऑक्शन करके इसकी भी एक्सप्लॉयटेशन जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हमने ऑफशोर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, इसको बेसिकली पास करने की कोशिश है। पार्लियामेंट में इसको प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद हम ऑफशोर माइनिंग भी कर सकते हैं, जो समुद्र के बीच में से पोटैश निकल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेसिकली केमिकल है ये, तो उसमें भी हमें फायदा मिल सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर फर्टिलाइजर के अलावा पोटैश की यूटिलिटी कहां पे है, एनर्जी में कहां हेल्प कर सकता है? तो देखो दोस्तों, इसका यूज होता है फ्लो बैटरीज में। दिस इज यूज्ड इन फ्लो बैटरीज। फ्लो बैटरीज में ऐसा होता है कि इसमें एनर्जी स्टोर की जाती है इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। और पोटैश, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट, पोटैश एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से
बड़ी एफिशिएंटली ये एनर्जी ना केवल स्टोर करता है बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे बाहर भी निकालता रहता है। तो इसलिए पोटैश की काफी एफिशिएंट फ्लो बैटरीज हम पोटैश को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी काफी ज्यादा यूटिलिटी है इसकी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में किसने क्या है कि सिर्फ लिथियम बैटरीज ही यूज की जा सकती हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअसली इनोवेशन R&D करते रहें तो पता लगे कि फ्लो बैटरीज कैन माइट बी अ बेटर ऑप्शन, राइट। तो यहां पर पोटैश के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके भी रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करके हम मैक्सिमम फायदा ले सकें। अब देखो दोस्तों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात सोचें, ठीक है, कि यहां पर हम सप्लाई जो मटेरियल्स क्लब है उसका पार्ट बनने से चाइना की डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने सप्लाईज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि अगर किसी एक कंट्री में समस्या आई तो ऐसा नहीं है कि हमारे सप्लाईज रुक जाएंगे, क्योंकि सप्लाईज जब रुकते हैं ना, जैसे आपको याद होगा कोविड के समय पर सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई थी। और उस शॉर्टेज की वजह से हुआ ये था कि कई सारी चीजें या तो महंगी हो गई थी या उनकी सप्लाई बंद हो गई थी। जैसे कि गाड़ियां मिल नहीं रही थी, बहुत लंबी लंबी बुकिंग चल रही थी क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट्स में सेमीकंडक्टर यूज होता है, राइट। तो बहुत से कार मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी बना ही नहीं पा रहे थे, राइट। तो यहां पर डाइवर्सिफाई करके सप्लाई चेन्स को हम इंश्योर कर सकते हैं कि आर फैक्ट्रीज उनका चक्का घूमता रहे। ठीक है, आर फैक्ट्रीज दे आर कंटिन्यूअसली रनिंग एंड प्रोड्यूसिंग व्हाट इज नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट। अब इसमें अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की मैं बात करूं तो 2021 में ये 1.45 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी, राइट। 2022 में माना जा रहा है कि 3.21 बिलियन यूएस डॉलर की बनेगी और 2029 तक आते आते ये 114 बिलियन यूएस डॉलर की बन सकती है। यानी कि 30 टाइम्स ग्रो करने की इसमें पोटेंशियल है इन द कमिंग 6 ईयर्स। 30 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रो कर सकती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमने आज इन क्रिटिकल मटेरियल्स को इंप्रूव किया, इनके रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, इंश्योर किया कि इनकी प्रोडक्शन और इनकी सप्लाई हमारी डोमेस्टिक मार्केट में एफिशिएंटली चलती रहे, तो हम बहुत ज्यादा टैप कर सकते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट से फायदा दिख रहा है, राइट। इसी के साथ साथ इन क्रिटिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल सोलर पावर में होगा, विंड पावर में होगा, वाटर टर्बाइंस में भी ग्रेफाइट की जैसे यूटिलिटी होती है। तो ग्रेजुअली हम कई और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो जैसे जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें और डिजिटल इकोनॉमी का हमारा जो विजन है उसके लिए इन क्रिटिकल मटेरियल्स की बहुत ज्यादा नीड है और बहुत ज्यादा ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट है और बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में इसकी एप्लीकेशन की भी। क्योंकि देखो, हम आज के समय में शायद लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने की वजह से सबसे ज्यादा मोबाइल्स वगैरह हर तरह का प्रोडक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा चलेगा, राइट। उस वजह से यहां पर कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी कंजम्पशन भी इंटरनली होगी, उनकी कंजम्पशन भी इंटरनली हो जाएगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी सेक्टर एंड नॉट जस्ट सेल्फ सफिशिएंट। अगर हमने सरप्लस प्रोड्यूस किया, एक्सपोर्ट से भी हम बहुत फायदा ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। इसके ऊपर फर्दर जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज को जरूर देखते रहिए। उसमें डेली बेसिस पे आपके एग्जाम से रिलेटेड कई तरह की इंफॉर्मेशन को मैं शेयर करता रहता हूं और भी इंटरेस्टिंग वे में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।